हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है प्लेटो की चिंतन पद्धति। प्लेटो ने अपने चिंतन में बहुत सी पद्धतियों का प्रयोग किया है। वस्तुतः प्लेटो के दर्शन में हमें द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक और स्वदेशात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक और ऐतिहासिक आदि सभी पद्धतियों के प्रयोग का आभास मिलता है। तो प्लेटो को जो चिंतन पद्धति है, इसमें हमें क्या सभी द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक, स्वदेशात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक और जो ऐतिहासिक सभी पद्धतियां हैं उनका क्या मिलता है, प्रयोग का आभास मिलता है। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। संवाद का यह द्वंद्वात्मक पद्धति चिंतन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा क्या प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य का अन्वेषण किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क के विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्योन्मुख करने का प्रयास किया जाता है। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक या संवाद शैली को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया। सुकरात ने अपना समस्त जीवन संवाद या वार्तालाप में ही व्यतीत किया। उनके इस शैली को अपनाए जाने का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान नहीं था, जितना कि अपने पाठकों को विचारशील बनाना था। बाकर के शब्दों में इस संबंध में लिखा है कि वह यह दिखाना चाहता था कि यथार्थ में चिंतन किस प्रकार होता है। वह केवल उनके अंतिम रूप को ही पाठक के समक्ष नहीं रखना चाहता था। प्रत्येक सच्चे शिक्षक की भांति वह चाहता था कि मनुष्य अपने शिक्षण से विचार करे और एक लेखक के रूप में उसने अनुभव किया कि उसके पाठकों में विचारशीलता अधिक अच्छी तरह से जागृत होगी यदि उन्हें स्वयं लेखक के मन की प्रक्रिया का अनुसरण करने दिया जाए। इस शैली को अपनाने के कारण मनुष्य के मस्तिष्क में उसी तरह चिंतन होता है जिस तरह व्यक्तियों के एक समूह में वार्तालाप चलता है। उसके द्वारा एक दूसरे का विरोध करने वाले दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया जाता है तथा उनकी एक दूसरे की काट के अंत में सत्य को प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार एक विचार को निकल जाता है और अंत में विजेता के रूप में सत्य ही मैदान में रह जाता है। तो जो इनकी क्या थी, संवाद या वार्तालाप विधि थी, इन्हें क्या होता है कि जो प्लेटो के जो सभी ग्रंथ है वो प्रश्नोत्तर में रूप में है। इन्हें संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे हुए होने के कारण इसे संवाद कहा जाता है। संवाद क्या हो गया, द्वंद्वात्मक पद्धति चिंतन की वह प्रणाली जिसमें क्या हो गया, प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य का अन्वेषण किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क में जो विचार उत्तेजित हैं उन्हें उत्तेजित कर उन्हें क्या सत्योन्मुख करने का, मतलब सत्य की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया जाता था। प्लेटो ने ये द्वंद्वात्मक या संवाद शैली किससे सीखा था? अपने गुरु अरस्तु से। तो प्लेटो ने अपने इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों से किया है। प्रथम तो हो गया सत्य का अन्वेषण हेतु, दूसरा किया उन्होंने सत्य के व्यक्ति और प्रचार हेतु, तृतीय सत्य की परिभाषा हेतु। प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति की आलोचना भी की जाती है। आलोचकों के अनुसार इसमें उत्तर से अधिक प्रश्नों पर जोर दिया जाता है और जितने उत्तर नहीं दिए जाते उससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। फलस्वरूप इस पद्धति से मस्तिष्क स्पष्ट होने के बदले क्या होता है, भ्रांत हो जाता है। अत्यधिक तर्क वितर्क से शंकाओं का समाधान नहीं अपितु उनकी वृद्धि होती है और फलस्वरूप विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। तो क्या होता है कि जो ये प्लेटो की द्वंद्वात्मक प्रणाली थी, इसमें क्या कि इसमें कुछ आलोचना भी की लोगों ने, क्योंकि इसमें ये कहा कि इसमें उत्तर से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उत्तर दिए जाने इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में क्या होता है कि स्पष्ट होने के बदले जो इस पद्धति से क्या होता है कि मस्तिष्क स्पष्ट होने के बदले क्या होता है, भ्रांत हो जाता है। अत्यधिक तर्क वितर्क से शंकाओं का समाधान नहीं अपितु उसमें क्या होती है, वृद्धि होता है। इसलिए फलस्वरूप क्या होता है, विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। प्लेटो ने विश्लेषणात्मक पद्धति का भी अनुसरण किया। इस पद्धति में किसी वस्तु के मौलिक तत्वों को विभाजित कर उनका पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है, जिससे कि उन तत्वों में निर्मित संपूर्ण वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो सके। प्लेटो ने विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए
आत्मा को 3 निर्माणकारी तत्वों विवेक, साहस एवं क्षुधा में विभाजित किया और इन्हीं 3 तत्वों के पृथक पृथक अध्ययन के आधार पर वह किसी व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण किया है। इन्हीं के आधार पर वह राज्य के निर्माणकारी वर्गों को 3 भागों में बांटता है: दार्शनिक, राजा, सैनिक और उत्पादन वर्ग। इन्हीं 3 वर्गों का विश्लेषण के आधार पर इनसे निर्मित राज्य का विश्लेषण करता है। तो विश्लेषणात्मक पद्धति का भी अनुसरण किया प्लेटो ने विश्लेषणात्मक पद्धति का अध्ययन खासकर 3 वर्गों विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर किसमें 3 वर्गों में बांटता है: दार्शनिक, राजा, सैनिक और उत्पादन। इन्हीं वर्गों के विश्लेषण के आधार पर इनसे निर्मित राज्य का विश्लेषण करता है। प्लेटो की लेखन शैली में एक दूसरी विशेषता सादृश्यों, एनालॉजीज और पौराणिक कथाओं का प्रयोग है। उसने अधिकतर सादृश्य अथवा उदाहरण भौतिक जगत, प्रकृति से लिए हैं, परंतु कुछ सुकरात की भांति कलाओं से भी लिए हैं। प्रकृति से छांटे गए सादृश्य मुख्यतः पशु जगत से लिए गए हैं। रिपब्लिक में कुत्ते के सादृश्य को अनेक स्थानों पर तर्क का आधार बनाया गया है। उसका एक अति महत्वपूर्ण तर्क यह है कि जिस प्रकार चौकीदारी के काम के लिए नर या माधीन कुत्ता एक समान है, उसी प्रकार राज्य के संरक्षक बनने के लिए पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है और स्त्रियों में भी पुरुषों के समान ही संरक्षक बन सकती है और बननी चाहिए। इस प्रकार प्लेटो कहता है कि जैसे पशुओं की नस्ल सुधारी जाती है, वैसे मनुष्यों, नागरिकों की नस्ल को भी सुधारा जा सकता है। उसके अनोखे विवाह संबंधी सिद्धांत का आधार ये विचार है। अन्य उल्लेखनीय उदाहरण भेड़ और गठरिया और जहाज और कप्तान के हैं। कलाओं से लिए गए सादृश्यों में सबसे अधिक उल्लेखनीय यह धारणा है कि राजनीति एक कला है। सोफिस्टों का राजनीति को चिकित्सा की भांति शिक्षण का विषय बनाने में यही प्रयोजन था। प्लेटो ने यह मानते हुए कि राजनीति एक कला है कि यह मानती कि अन्य कलाओं की भांति भी इसमें ज्ञान का आधार होना चाहिए। रिपब्लिक में दार्शनिक राजा की धारणा का आधार अन्य कलाकारों के सादृश्य पर यह है कि राजनीति को अपने कार्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो इस धारणा को और भी आगे तक ले गया है। उसका कथन है कि चूंकि कलाकार अपने कला के व्यवहार में नियमों के समूह से नहीं बनता, अतः राजनीति का कलाकार आदर्श राजनीति भी कानूनों के प्रतिबंध से स्वतंत्र होना चाहिए। देन हो गया प्लेटो ने किसमें इसके एनालॉजी मतलब सादृश्य, प्लेटो की जो लेखन शैली उसमें सादृश्यों और पौराणिक कथाओं का प्रयोग भी किया है उसने। देन हो गया प्लेटो के जो निगमनात्मक विधि, प्लेटो ने निगमनात्मक डिडक्टिव विधि का प्रयोग भी किया है, जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। इस विधि में दार्शनिक कुछ सिद्धांतों को प्रथम अथवा आधारभूत मानता है। वे एक प्रकार के सामान्य सिद्धांत होते हैं जिनसे कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसी कारण इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति भी कहते हैं। प्लेटो ने सुशासन और अच्छे शासन के लिए कुछ सिद्धांतों को आधार रूप में स्वीकार किया है और उनके आधार पर उसने रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। प्लेटो ने कहीं कहीं स्वदेशात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है। स्वदेशात्मक का अर्थ होता है कि प्रत्येक वस्तु का कुछ उद्देश्य होता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है और उसी ओर अग्रसर होती है। प्लेटो ने कुछ अंश ऐतिहासिक विधि का भी प्रयोग किया है। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में इतिहास के अध्ययन के आधार पर राज्य के विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। संक्षेप में यह स्पष्ट है कि प्लेटो ने अपने चिंतन में किसी एक पद्धति का नहीं अपितु बहुत सारी सी पद्धतियों का प्रयोग किया है। उसके द्वारा अपनाई गई पद्धति को एक नाम विशेष नहीं दिया जा सकता है। नेटलशिप के अनुसार उसकी पद्धति को न तो आगमन पद्धति और न निगमन पद्धति कह सकते हैं। यह तो एक प्रकार की रचनात्मक पद्धति है। इसमें सिद्धांत का निर्माण और उसका व्यवहार में प्रयोग साथ साथ चलता है।
तो फ्रेंड ये हो गया प्लेटो की जो चिंतन पद्धति है, इसमें द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक, स्वदेशात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक, ऐतिहासिक आदि जो सभी पद्धतियाँ हैं उसका प्रयोग वो हो गया है ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।